नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। नीट पेपर लीक मामले में युवाओं के प्रदर्शन और बात की जाए प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई के लिए एंटी पेपर लीक कानून को और मजबूत करने की बात कह रही है। हाल ही में लोकसभा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक भी पारित हो चुका है, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार विभिन्न पक्षों से बातचीत कर रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो संसद के दोनों सदनों में बीते दिनों नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान विवाद और FCRA जैसे मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध देखने को मिला है। विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में मॉनसून सत्र के आगामी दिनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। वहीं माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है। अबान का अंतिम संस्कार प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसके बड़े भाइयों अली अहमद और उमर अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिल गई है। दोनों फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं और उन्होंने अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ दोनों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त दी है। उधर झांसी में हुए सड़क हादसे की जांच भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अबान अपने साथियों के साथ कार से जा रहा था, तभी तेज़ रफ्तार वाहन डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हुए हैं। अबान के शव को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां अंतिम दर्शनों के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस घटना के बाद अतीक अहमद के परिवार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची में पिछले 14 दिनों से हजारों छात्र और अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आंदोलनकारी 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की पहल भी शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार से संवाद के लिए प्रतिनिधिमंडल गठित किया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। वहीं आंदोलन के समर्थन में कई छात्र संगठन और सामाजिक समूह भी सामने आए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा सदन में भी गूंजा, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशों में जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं देश भर में चर्चाओं का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का ऐलान करते हुए अलग अलग पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। कॉकरोच जनता पार्टी हाल के महीनों में युवाओं, भर्ती परीक्षाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर चर्चाओं में रही। पार्टी का कहना है कि उसका मकसद फिलहाल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि युवाओं और आम लोगों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ संगठन देश भर में अपना विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए शिक्षा, रोजगार और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों की राय ली जाएगी। हालांकि कार्यकारिणी की घोषणा के बीच संगठन के अंदर मतभेदों की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन नेतृत्व का दावा है कि पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर आगे बढ़ रही है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा स्थित SL राजकीय महिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कुत्ते के आराम करते हुए दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का इलाज और सर्जरी की जाती है, वहां एक कुत्ता बेखौफ बैठा हुआ है। इस घटना ने अस्पताल की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो खुर्जा के SL राजकीय महिला अस्पताल का है। ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील स्थान पर आवारा जानवर की मौजूदगी को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऑपरेशन थिएटर की ऐसी स्थिति है, तो मरीजों की सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। वहीं हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तमन्ना मलिक एक बार फिर चर्चाओं में है। तमन्ना मलिक अपनी मुस्लिम महिला साथी अनीशा के साथ बुरके में कांवड़ यात्रा करते हुए मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां बजरंगी सेना के अध्यक्ष सुमित बजरंगी और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान
सुमित बजरंगी स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ उनकी सुरक्षा में भी मौजूद रहे। हाल ही में कांवड़ यात्रियों को लेकर दिए गए मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तमन्ना मलिक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो हर साल कांवड़ यात्रा करती हैं और बुरके में कांवड़ ला रही हैं, तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तमन्ना ने कहा कि महादेव के भक्त आतंकवादी नहीं होते और वो किसी भी कट्टरपंथी सोच से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में उन्हें खुलकर जीने की आज़ादी महसूस होती है। वहीं उनकी साथी अनीशा ने भी कांवड़ यात्रा को आस्था का विषय बताया। दूसरी ओर तमन्ना के पति अमन त्यागी ने मौलाना रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर 11 अगस्त से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आज भी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ। तलाक दिया गया, हलाला के लिए मेरे को प्रेशर किया गया, मेरे बच्चे मेरे से दूर कर दिए गए। लेकिन यहाँ के जो कट्टरपंथी मौलाना है, जो दाढ़ी बढ़ा के डेबिट पे बैठते हैं, उन्होंने कभी मेरे से इंसाफ की बात नहीं की। और इस्लाम में रहने वाली महिलाओं की कभी इस्लाम में इंसाफ उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मेरे हिंदू भाई मेरे साथ में खड़े हैं, तो मुझे इनका पूरा सपोर्ट है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ शादी हुई है, इनकी 7 फेरे लिए हैं, तो जैसा ये चाहेंगी मुझे तो इनके साथ चलना ही चलना है, क्योंकि मैंने वादा करा है इनसे। दूसरी बात, जो लोग हमारी कांवड़ पे विवाद उठा रहे हैं उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम शांति से और संवैधानिक तरीके से अपनी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको विवाद है। लेकिन अभी कुछ 1 या 2 दिन हुए हैं, मौलाना रशीदी हैं कोई, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ भोले आ रहे हैं, ये शराबी हैं, भंगेड़ी हैं और ये आतंकवादी हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये भोले, जितने भी करोड़ों भोले हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, ये शिवरात्रि पे 11 तारीख को जल चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना रशीदी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इतना बड़ा बयान दिया है उन्होंने, भोलों के दिलों को ठेस पहुंची है। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है, इस बार हम जा रहे हैं गाजियाबाद, क्योंकि मैं पहले फरवरी में कांवड़ ले जा चुकी हूँ। मैं संभल जिले की रहने वाली हूँ, फरवरी में ले गई थी, लेकिन मैं इस बार हमारी गाजियाबाद की रहने वाली अनीसा बहन, हम इनके समर्थन में आए हुए हैं। आप गाजियाबाद जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बुरके में कांवड़ लेके जा रहे हैं, हिंदू समुदाय के स्वामी उन्होंने भी विवाद उठाया, मुस्लिम संगठन के लोग भी विवाद उठाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जो मतलब आपके बुरके में कांवड़ लाने को लेकर काफी विवाद सामने आए। हम ऐसे विवादों से नहीं डरते, क्योंकि कोई भी कट्टरपंथी मौलाना या जिहादी मानसिकता वाले लोगों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिहाद से डरना क्या, जिहाद तो जिहाद ही है। वहीं नोएडा में लगातार हो रही बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सेक्टर 91 में सड़क पर भरे पानी के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। वहीं सेक्टर 63 और सेक्टर 57 स्थित लेबर चौक सहित कई स्थानों पर भी सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव हबीबपुर सिकरी में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हाल ही में मकान की छत गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत और पिछले 20 दिनों में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान जाने के बाद अधिकारियों ने गांव का दौरा किया, तो निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में जर्जर और गिरने की स्थिति में खड़े मकान मिलने पर प्रशासन ने करीब 20 से 30 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को अस्थायी रूप से प्राथमिक विद्यालय, रिश्तेदारों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में सीमित कमरे हैं और सैकड़ों लोगों के ठहरने की व्यवस्था संभव नहीं है। वहीं घर छोड़ने के साथ रोजी रोटी का संकट भी उनके सामने खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिला। लगातार हो रही बारिश और जर्जर मकानों के कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। 20 मकान के आसपास, 20 परिवार के आसपास। आखिरकार ये नोटिस क्यों दिए गए हैं? ये देखे उनके मकान जो हैं वे जर्जर स्तर में हैं। मकानों के नोटिस तो देते, उनके सामने अब जब रहने की समस्या, उनको रहने की व्यवस्था कहाँ पर? रहने की व्यवस्था जो है प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, गांव में एक चौपाल है, उसमें रहने की व्यवस्था करते हैं। लगभग जो प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है और चौपाल है, लगभग कितने कमरे हैं? लगभग 9 कमरे हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवार है 18-20 परिवार है, इनमें कम से कम 200 के करीब सदस्य भी बताए जा रहे हैं। आखिरकार 9 कमरों में ये सदस्य कैसे रहेंगे? 9 कमरों में इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? आ रहे हैं जुम्मा दिन साहब, इनसे बात करेंगे अभी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके गांव में लगभग कितने लोगों ने फार्म भरे, कितनों के पास हुए? 3 मकान से पहले बन गए थे, दो मकान उसके बाद आए। उसके बाद फिर दोबारा सर्वे करवाया गया,
10 मकान सर्वे में दिए गए। 18 से 20 लोगों को नोटिस दिया गया है, आखिरकार ये नोटिस क्यों जारी किए गए? क्योंकि इनके मकान जर्जर हैं, जिनकी छत कच्ची हुई है, इसलिए इनको नोटिस दिए गए हैं, ताकि भाई अभी व्यवस्था कर सकते हैं रहने वहने की, और बाकी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सचिव साहब, गांव में कुछ ऐसे मकान हैं जिनके सर्वे भी 3 से 4 बार हो चुके हैं, अब तक उन्हें पात्र भी है, अभी तक उन्हें मकान की सुख सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कारण है, आखिरकार क्यों नहीं मिले? जी है, शुरुआत में जब सर्वे हुआ था तो 7 मकान जो हैं पात्र थे, उनको भेज दिया गया था। अब उसमें से सरकार ने चेकर के द्वारा भी सर्वे कराया है, फिर री चेकर भी हुआ है, 2 बार और सर्वे हुआ है। उसमें से अभी वर्तमान में 5 आवास कट गए हैं, बाकी 2 बचे हैं जो पात्र। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सावन महीने के दौरान मांस की दुकान संचालित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू रक्षा दल युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिप्रा सन सिटी स्थित शिप्रा रिगलिया हाइट्स बिल्डिंग में सावन के पावन महीने के दौरान मांसाहार की दुकान खुलेआम संचालित की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सरकार के नियमों और धार्मिक भावनाओं के विपरीत है, इसलिए मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है और पुलिस सभी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं अजीत प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष हिंदू रक्षा दल युवा मोर्चा। भाइयों, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो हमारा पूरे साल में जो महीना होता है, ये सावन का जो पर्व होता है, बहुत उत्सव भरा पर्व होता है और इसे हम सभी धूमधाम से मनाते हैं और हम शिव के भक्ति में खोए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन के साफ आदेश हैं कि किसी भी राज्य, किसी भी जिले में कहीं भी मीट खुले में नहीं काटा जाएगा, परंतु गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शिप्रा सन सिटी सोसाइटी में एक मीट की दुकान खुले आम चल रही थी, जहां खुले आम मांस काटा जा रहा था। उसको कल देर रात्रि हमने उसको बंद करवाया और उस पर विशेष रूप से कार्रवाई करवाई और केवल यहां तक की ही नहीं, उसे हमेशा के लिए बंद करवाने तक की कार्रवाई हमने करवाई है, जो भविष्य में कभी नहीं खुलेगी। अगर वह दुकान भविष्य में कभी भी खुली मिलती है हमें, तो उस जिहादी को पीट के बंद करने का काम हम स्वयं खुद करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। वहीं लंदन में आयोजित होने वाली संत संसद में भाग लेने पहुंचे भारत के प्रतिष्ठित संतों का हीथ्रो एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और जय घोष के बीच संतों की अगवानी की गई और जिससे पूरे माहौल में आध्यात्मिक उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जगतगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज, श्री महंत नारायण गिरी महाराज, पंडोखर सरकार, महामंडलेश्वर उमाकांतानंद महाराज, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज सहित कई संत लंदन पहुंचे। लंदन स्थित सिद्ध आश्रम के प्रमुख राजेश्वरानंद गुरु, उनके भक्तगण और त्रिलोचन दास महाराज के अनुयायियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर सभी संतों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ संतों का अभिनंदन किया। संत संसद में आयोजन को लेकर भारतीय समुदाय और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार पर चर्चा होने की संभावना है। संतों के आगमन से लंदन में बसे भारतीय समुदाय में भी उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास नानथाबुरी प्रांत में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक डेप्सरिन नॉनथाबुरी स्कूल में एक छात्र ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तो शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्र ने स्कूल पहुंचने से पहले अपने दादा दादी की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो स्कूल पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया और राहत बचाव कार्य शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई शिक्षकों और छात्रों की जान गई है, जबकि 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। हमलावर की भी बाद में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हमले के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद थाईलैंड में स्कूलों की सुरक्षा और हथियारों तक आसान पहुंच को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 10 और 11 अगस्त के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़क बाधित होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 10 और 11 अगस्त को सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीमों और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में आगामी दिनों की बारिश को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।